हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का ज्ञान विहार के ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। मैं हमेशा की तरह सामाजिक विज्ञान की कक्षा के साथ मुकेश बड़ारड़ा। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, अभी अपने लेसन नंबर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पाठ है वो चल रहा है। अभी तक हमने इस पाठ के अंदर सरकार के जो 3 अंग होते हैं, उसमें जो पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, भारत की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों में जो सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है कार्यपालिका। ध्यान से सुने विद्यार्थियों, सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है उसको कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो संविधान के अनुसार अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार देश का शासन संचालित करने का काम करती है। फिर आपको ये भी बताया गया कि भारत की जो संघीय कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ये लोग सम्मिलित होते हैं। तो कार्यपालिका में सबसे पहले नंबर पे जो राष्ट्रपति है उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, क्योंकि भारत के अंदर विद्यार्थियों जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है, ध्यान रखें आप, भारत के अंदर संस्थात्मक शासन प्रणाली है और इस संस्थात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि इसमें जो कार्यपालिका है वो 2 प्रकार की होती है। एक आपके नाम मात्र और दूसरी वास्तविक। तो भारत के अंदर जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और उनकी टीम है जो मंत्रिपरिषद वो वास्तविक कार्यपालिका है। अर्थात वास्तव में संविधान के द्वारा जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है उनका वास्तव में प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के बारे में हमने कल ये जाना कि जैसे सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उसमें कुछ कॉमन योग्यताओं के साथ साथ राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 इयर्स यानी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा। राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु है वो कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए और बाकी कुछ और जो योग्यताएं हैं वो पूरी करने वाला व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। फिर हमने ये भी जाना कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा, उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, क्या विधि है, वो सारा हमने पढ़ा। राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वो भी हमने पढ़ा। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद में आपके राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले वेतन के बारे में भी हमने जानकारी ली। राष्ट्रपति का वर्तमान में जो मासिक वेतन है वो 5 लाख रुपए है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। फिर हमने आखिर में ये भी पढ़ा कि वैसे सामान्य कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष है, लेकिन उसको समय से पहले भी एक विधि के द्वारा हटाया जा सकता है और उस विधि का जो नाम है वो है महाभियोग। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर इस विधि का उल्लेख किया गया है और महाभियोग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा भारत की जो संसद है, भारत की संसद महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले ही हटा सकती है। तो महाभियोग क्या है, ये विधि कैसे लगती है, क्या कुछ होता है, वो हमने जानकारी ली। आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लगाया गया है, अर्थात किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कार्यकाल से पहले हटाया नहीं गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की विधि क्या है, उन सब के बारे में अध्ययन किया। अब उसके बाद में राष्ट्रपति से संबंधित अपने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें और बचते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां, अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है उसे संविधान के अनुसार क्या क्या कार्य, क्या क्या शक्तियां दी गई है, पावर और फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्यकालीन शक्तियां और एक संकटकालीन शक्तियां। ध्यान रखें, राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा गया है, सामान्यकालीन और संकटकालीन।
परीक्षा के अंदर सामान्यतः दोनों शक्तियां एक साथ नहीं पूछी जाती है, या तो आपसे सामान्यकालीन शक्तियां पूछी जाएगी या संकटकालीन। अभी विद्यार्थियों हम सामान्यकालीन शक्तियों पे चर्चा करते हैं। सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं, ध्यान रखें, राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्यकालीन और एक संकटकालीन, जो आपातकालीन होती है, इमरजेंसी होती है उस समय की। सामान्यकालीन शक्तियों को पुनः वापस चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, नंबर 2 पे है विधायी शक्तियां, नंबर 3 पे है वित्तीय शक्तियां और नंबर 4 पे है न्यायिक शक्तियां। अर्थात सामान्यकालीन शक्तियों को वापस चार भागों में बांटा गया है। कई बार परीक्षा के अंदर जैसे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का उल्लेख करें तब तो आपको इन चारों पॉइंट्स को समझाना है, और कई बार क्या होता है कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका या विधायी शक्तियों का, तो उसमें केवल जो पूछा गया है आपको वही लिखना है। अब हम शुरू करें जैसे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो विद्यार्थियों, कार्यपालिका की जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है शासन चलाने से संबंधित कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनको हम वापस उन्हें चार भागों में बांटते हैं। जैसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां नंबर 1 हो गई, शासन संचालन संबंधी होगी, वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां होगी, विदेशी मामलों में दूसरे देशों के साथ, और सैनिक क्षेत्र में। अर्थात आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी सामान्यकालीन शक्तियों को स्पष्ट करें तो इन चार बिंदुओं के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले देखो महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है वो कई प्रकार की महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नंबर 1 होता क्या है कि चुनाव होने के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, चुनाव होने के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जैसे कि 2019 में चुनाव हुए, चुनाव में लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी या दल था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। उस बहुमत प्राप्त दल के नेता थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तब राष्ट्रपति ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया और आज वही प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री कैसे बनता है वो भी आपको जानकारी मिली कि चुनाव होने के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो महत्वपूर्ण नियुक्तियों में आपको लिखना है कि राष्ट्रपति एक को चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। फिर क्योंकि अकेला प्रधानमंत्री देश का शासन संचालित नहीं कर सकता है, उसको अपनी सहायता के लिए टीम की जरूरत पड़ती है। जैसे विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल होता है लेकिन अन्य सदस्यों की भी आवश्यकता होती है, क्रिकेट की एक टीम होती है उसमें कप्तान होता है लेकिन अन्य खिलाड़ियों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से देश का शासन संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री उस टीम का मुखिया जरूर है लेकिन उसकी सहायता के लिए अन्य सदस्यों की भी जरूरत पड़ती है, जिसे हम मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। तो आपको लिखना है महत्वपूर्ण नियुक्तियों में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। होता क्या है कि प्रधानमंत्री एक सूची राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण नियुक्तियां आपकी कार्यपालिका के अंदर आएगी। इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों में किसलिए शामिल किया गया है? क्योंकि इसमें जिन भी लोगों की नियुक्तियां होती हैं वो देश के शासन संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये कार्यपालिका शक्तियों में आती है। उसके बाद विद्यार्थियों शासन संचालन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन संचालन से संबंधित भी महत्वपूर्ण कार्य करता है क्योंकि शासन संचालन करने वाले कई लोगों की वो नियुक्तियां भी करता है, उसके नाम से देश का शासन भी चलता है। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ बताया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 तो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद जो 53 है वो ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अर्थात जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से चलता है, तो शासन संचालन में भी महत्वपूर्ण अधिकार है। वैदेशिक क्षेत्र की हम बात करें, दूसरे देशों के साथ जो संबंध होते हैं, एक देश की दूसरे देशों के साथ जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवहार करने की जो नीति होती है उसको हम विदेश नीति के नाम से जानते हैं। और वैदेशिक क्षेत्र में आपको ये लिखना है कि दूसरे देशों के साथ जो संधि समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं।
इसके अलावा विदेशों में जो हमारे दूतावास होते हैं, वहां पर जो राजदूत होते हैं, उन राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। समय समय पर राष्ट्रपति विदेश यात्रा भी करते हैं। भारत में दूसरे देशों के जो नेता आते हैं उनसे बातचीत या मुलाकात भी करते हैं। इस प्रकार वैदेशिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम से होना, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करना, यह महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों, सैनिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संसद की अनुमति के बिना युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है और न ही सेना का प्रयोग कर सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान है वो रखना है। ये सैनिक क्षेत्र की शक्तियां। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की सामान्यकालिक शक्तियों में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं तो उसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां, शासन संचालन संबंधित, वैदेशिक क्षेत्र की शक्तियां और सैनिक क्षेत्र की, इन चार बिंदुओं के आधार पे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन कार्यपालिका शक्तियां क्लियर होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपके बोर्ड के अंदर इस पाठ में से जो 7 अंकों का प्रश्न बनता है तो कई बार अकेले कार्यपालिका शक्तियों पर भी प्रश्न है वो बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केवल अगर कार्यपालिका शक्तियां पूछी गई है तो आपको केवल कार्यपालिका ही लिखनी है। उसके बाद विद्यार्थियों, दूसरी है विधायी शक्तियां। विधायी यानी विधि से संबंधित, कानून निर्माण से संबंधित, कि कानून निर्माण के अंदर राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। तो भारत के अंदर सरकार का जो पहला अंग है व्यवस्थापिका, जिसका प्रमुख काम होता है कानून बनाना, और भारत की व्यवस्थापिका को हम संसद के नाम से जानते हैं। यह आपको पहले से जानकारी है। फिर आपको यह भी पता है कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन भारतीय संसद के अंगों की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास किया गया विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है, तब तक कानून का रूप धारण नहीं करता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाए। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां भी हैं। जैसे सबसे विधायी शक्तियों में आपको ध्यान रखना है, 4 पॉइंट्स के आधार पर विधायी शक्तियों का उल्लेख करना है। पहला, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। दूसरा, विधेयक पर निषेधाधिकार यानी रोक का अधिकार। तीसरा, अध्यादेश जारी करना। और चौथा, विधायी। परीक्षा के अंदर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को स्पष्ट करें, तो उसमें केवल 4 पॉइंट्स के आधार पर विधायी शक्तियां ही लिखनी है। सबसे पहले देखो, सदस्यों को मनोनीत। विद्यार्थियों, आपने लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत पढ़ा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ध्यान से सुने, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, खेल कूद में देश के लिए अच्छा नाम किया हो, देश के लिए अच्छा काम किया हो, अच्छा वो ज्ञान रखते हो। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बिना चुनाव लड़े ही संसद का सदस्य बना सकता है। तो हम यहाँ पर सदस्यों को मनोनीत में आपको ये लिखना है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 और राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये मनोनीत करने की शक्ति होगी। उसके बाद विद्यार्थियों, विधेयक पर निषेधाधिकार, निषेध प्लस अधिकार यानी रोक लगाने का अधिकार। यहां पर आपको ये लिखना है कि संसद के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाती है, संसद के द्वारा पास होने के बाद जब विधेयक, कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है कि जैसे लोकसभा से बिल पास हुआ, फिर वो राज्यसभा में गया, वहां से पास हुआ, संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, और अगर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो विधेयक विधि बन जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, संविधान ये कहता है कि साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। अर्थात साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति को एक बार रोक लगाने का अधिकार है। लेकिन अगर संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा उस बिल को वापस पास करके राष्ट्रपति के पास दूसरी बार भेज दें तो उस समय राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अर्थात साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति केवल एक बार
रोक लगा सकता है या उस पर एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है। ये हो गई विधेयक पर निषेधाधिकार यानी रोक लगाने की शक्ति। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की। विद्यार्थियों, अध्यादेश क्या होता है? सामान्यतः संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लेकिन जब कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है जिसको अध्यादेश कहते हैं। वो कानून जैसा ही कार्य करता है, लेकिन उस अध्यादेश के जारी होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अंदर यानी 42 डेज 42 दिन के अंदर अंदर फिर संसद की उसमें स्वीकृति आवश्यक है। अगर संसद स्वीकृति दे देती है तो वो अध्यादेश परमानेंट कानून बन जाता है, नहीं तो वो समाप्त हो जाता है। हालांकि संसद इस अध्यादेश को 42 दिन से पहले भी समाप्त कर सकती है, तो ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उसके बाद विधायी क्षेत्र का प्रशासन, इसके तहत विद्यार्थियों राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है, उसको स्थगित कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही प्रधानमंत्री की सलाह पे उसको भंग कर सकता है। ये सब बातें आपके इसके अंदर आएंगी। तो इस प्रकार से विधायी में सदस्यों को मनोनीत करना, विधेयक पर रोक लगाने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, विधायी क्षेत्र का प्रशासन, ये हो गया। फिर है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां तीसरे नंबर पे है विद्यार्थियों। पहला जो मुख्य बिंदु वो कार्यपालिका, दूसरा विधायी, तीसरा वित्तीय। आपको लिखना है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के सम्मुख भारत सरकार के आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाता है। साथ ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। ये राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण शक्ति ये भी प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को उम्र कैद या फांसी की सजा दी गई है तो राष्ट्रपति दया याचिका के तहत उस व्यक्ति की फांसी या उम्र कैद की सजा को कम या स्थगित कर सकता है या माफ कर सकता है। ये इस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों में है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय व न्यायिक शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां पढ़ी वो आपके अच्छे से समझ में आई। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः मैं मुकेश पढ़ारा आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।